चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यार हम लास्ट क्लास के अंदर ये देख रहे थे कि किस तरीके से यंग्स मॉडुलस हम लोग डिफाइन करते हैं और जो सिंपल सवाल थे बेटा हमने वो किए भी, थोड़ा टफर साइड के सवाल भी करते हैं। हालांकि टफर साइड के जो सवाल होंगे उसके अंदर टफनेस ये नहीं होगी कि फॉर्मूला नहीं आ जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा कि यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हाँ, टफनेस ये आ जाएगी कि यार हो सकता है कि जो वायर है उसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो वेरिएबल हो, तो इस केस के अंदर हमें इंटीग्रेशन वगैरह करने पड़ सकते हैं। तो चलिए उस तरह के सवाल भी हम लोग निपटाते हैं। बहुत ही आसान सा काम है, कोई बहुत तगड़ा काम नहीं, डुएबल है। सुनिएगा, इसमें एक छोटा सा केस लेते हैं बेटा। एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। सुनना बच्चे, मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये कोई फिक्स्ड सीलिंग है और इस फिक्स्ड सीलिंग के साथ ऐसे बेटा हमने कोई रॉड बांध रखी है बेटा, हमने बेटा कोई रॉड बांध रखी है, ऐसे रॉड लटका रखी है, यूनिफॉर्म काइंड ऑफ रॉड है ऐसे, ठीक है अच्छा, ऐसे यूनिफॉर्म रॉड अपन ने इसको लटका रखा है ऐसे, ऐसा रॉड लटकी हुई है। यूनिफॉर्म रोड है, इस बात का मतलब ये है कि हर बराबर लेंथ पर बराबर मास है। मास मैं इसका m दे रहा हूं और मैं लेंथ इसकी एक बार के लिए आपको l दे रहा हूं। ये सारा का सारा मास जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है पूरी की पूरी रोड में। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका a है, यंग्स मॉडुलस बड़ा इसका y है, एक्चुअल लेंथ बड़ा इसकी l है। ठीक है, यहां तक ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं इस बात को कि हाँ, इसकी एक्चुअल लेंथ l है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, यंग्स मॉडुलस y है, मास m है और ये सारा का सारा मास जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हेन आई से डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑब्वियसली मींस दैट कि हर बराबर लेंथ पर बराबर मास फैला हुआ है। ठीक है, बल्कि आप कह सकते हो कि इसका लेमडा है, लेमडा मतलब मास पर यूनिट लेंथ बेटा, दैट इज m/l। यार एक काम करते हैं बेटा, लेंथ जो है ना उसको अपन है ना कैपिटल L यूज करते हैं ना, इसकी टोटल लेंथ जो कैपिटल L ले लेते हैं, तो टोटल लेंथ जो है वो कैपिटल L लेते हैं। ठीक ऐसे, तो जो मास पर यूनिट लेंथ है उसकी m/l है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं इसको वर्टिकली इस तरह से लटका दूं बेटा, मैं वर्टिकली इस तरह से अगर इसको लटका दूं तो इसका कितना लेंथ बढ़ेगी। पहले इस बात को सोचो कि लेंथ क्यों बढ़ेगी। मेरे ख्याल से बड़ा ऐसा होगा कि पूरे की पूरी इस रोड का ना अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ, तो अर्थ तो हो गया हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको बैलेंस करने के लिए अंदर टेंशन आएगी, वो हो गया एक तरह से आपका रिफॉर्मिंग फोर्स, और उसके कारण बड़ा ऑब्वियस बात है कि रोड जो ऐसे वो थोड़ी खिंच जाएगी तो इसकी हल्की सी लेंथ तो बढ़ जाएगी। तो सवाल लिखे बेटा, सवाल के ऊपर लिखा हुआ है एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, खुद के वेट के कारण बेटा इसकी लेंथ कितनी बढ़ेगी वो निकालना है। आसान नहीं है, आसान इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है ना बड़ा, वहां पर तो हम जानते हैं कि टेंशन 0 है, क्योंकि उसके नीचे तो कोई मास लटका हुआ ही नहीं है। और सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है बेटा, वो हम जानते हैं कि वहां पर जो टेंशन है बेटा वो mg है, और हर जगह बराबर टेंशन नहीं है। अगर हर जगह बराबर टेंशन होती तो सवाल करना आसान होता, अब इतना आसान नहीं। तो सर क्या करें, सुनना आप है ना बच्चों, यहां से x डिस्टेंस नीचे आओ और यहां पर एक कट लगाओ, लगा लिया। इसके नीचे जो मास है बेटा, शायद आपको नजर आ गया होगा, ये वाला, अच्छा टोटल लेंथ l थी, ये लेंथ है x, सो ये लेंथ हो गई अपने आप l माइनस एक्स। l माइनस एक्स पर जो मास होगा बेटा उसकी वैल्यू होगी ऑफ कोर्स m/l इंटू l माइनस एक्स।
एल लेंथ पर एम मास, तो एल माइनस एक्स पर ऑफ कोर्स एल माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। मैं फिर से बोल दूं बेटा, कैपिटल एल अगर लेंथ है तो मास है एम, तो ऑफ कोर्स 1 लेंथ होगी तो मास होगा एम बाई एल। अगर लेंथ है एल माइनस एक्स तो मास होगा एम अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स। इस मास के कारण ऑफ कोर्स बड़ा नीचे की तरफ कुछ ना कुछ mg लग रहा होगा, इतनी से रोड पर नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, और उस mg की वैल्यू होगी ऑफ कोर्स बड़ा कितनी, m अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। इसको बैलेंस करने के लिए ऑफ कोर्स बड़ा ऊपर की तरफ कोई ना कोई टेंशन भी आएगी, उस टेंशन की वैल्यू बड़ा कितनी आएगी, ऑफ कोर्स m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। तो यहां पर इस जगह मुझे टेंशन पता है, यहां मुझे टेंशन पता है। अब सुनना बेटा, मैं यहां पर x डिस्टेंस गया, वहां कट लगाया, फिर x प्लस डी एक्स गया और एक कट और लगाया। पहले तो x डिस्टेंस पे कट लगाया, फिर x प्लस डी एक्स पे गया, और सिर्फ इतना सा अरेंजमेंट है ना, उसको देखो। ये जो इतना सा अरेंजमेंट है इसको मैं साइड में ले जाता हूं बेटा और अलग से डायग्राम बना के दिखाया था। ये जो इतना सा अरेंजमेंट है, छोटी सी लेंथ है बेटा इसकी, छोटी सी, इसकी एक्चुअल जो लेंथ है वो छोटी सी है, कितनी है, dx। ऊपर की तरफ किस फोर्स से खींच रहे हो, t से, नीचे की तरफ किस फोर्स से खींच रहे हो, t प्लस dt से। लेकिन dt का डिफरेंस इतना छोटा है, चाहे t मानो चाहे t प्लस dt मानो, एक ही बात है। तो यहां पर भी तुम बड़ा मोर और लेस टेंशन t ही मान सकते हो। दोनों तरफ t से अगर तुम खींचोगे तो इसकी लेंथ हल्की सी बढ़ेगी, और हो सकता है कि बेटा इसकी जो लेंथ है वो बढ़कर dx तो एक्चुअल थी, और इसकी लेंथ बढ़कर हो जाए dx प्लस dl। क्या हो जाए बेटा, dx प्लस dl। मैंने एलिमेंट छोटा इसलिए लिया क्योंकि मैं ऐसा कह सकूं कि यहां पर टेंशन और यहां पर टेंशन लगभग लगभग बराबर है। अदरवाइज तो बड़ा पूरी रोड में टेंशन तो लगातार वेरी कर रही है। मैंने जानबूझ के छोटा सा एलिमेंट इसलिए लिया जिससे मैं ऐसा कह सकूं कि यहां पर जो टेंशन और यहां पर जो टेंशन है उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है, और स्ट्रेस जो है वो इतनी सी रोड के अंदर तो हर जगह यूनिफॉर्म है। अब यंग्स मॉडुलस मुझे पता है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज टेंशन अपॉन एरिया, टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा रोड का दे रखा है, डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ, कितनी चेंज इन लेंथ है, dl, अपॉन एक्चुअल लेंथ कितनी है, dx। मेरे पास आ गया दैट इज t dx अपॉन a dl। तो इस dx लंबाई की जो छोटी सी रोड थी उसके अंदर छोटी सी लेंथ चेंज हुई है, जिसे मैं लिख सकता हूं dl, और उसकी वैल्यू आ गई है t dx अपॉन ए वाई। टेंशन यहां से x डिस्टेंस नीचे, टेंशन मेरे बच्चों को पहले से पता ही है, टेंशन की वैल्यू है कितनी बेटा, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी इंटू डी एक्स अपॉन ए वाई। ये जो लेंथ बढ़ी है ये पूरी रॉड की नहीं बढ़ी है, ये तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा जो हिस्सा था उसकी लेंथ बढ़ी है। सर मुझे तो पूरी की पूरी रोड की लेंथ कितनी बढ़ी है वो पूछना है बेटा। पूरी रोड की अगर लेंथ कितनी इंक्रीज हुई अगर वो निकालनी है तो पहले x को 0 ले, और यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले, उसकी लेंथ कितनी बड़ी, उसकी फिर अगले कितनी बड़ी, अगले कितनी बड़ी, अगले कितनी बड़ी, हर छोटे छोटे एलिमेंट की कितनी कितनी लेंथ बड़ी है, वो सारी लेंथ जो बड़ी है उनको जोड़ो। जोड़ना ऑब्वियसली मींस इंटीग्रेशन। तो इन dl को जोड़ लो, और उन सब का जो समेशन होगा उसको मैं डेल्टा एल बोल दूंगा। तो समेशन ऑफ dl बड़ा भी करते हैं, जो जो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, m कॉन्स्टेंट, l कॉन्स्टेंट, a कांस्टेंट, y कांस्टेंट, m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, a कांस्टेंट, y कांस्टेंट, g कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ l माइनस एक्स इंटू डी एक्स। एक्स की बेटा वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेंगे, 0 से लेके कैपिटल L तक। 0 पर बेटा ये वाला पॉइंट कवर हो गया, L पर ये वाला पॉइंट कवर हो गया, सारे पॉइंट कवर हो गए 0 से L तक। आसान सा इंटीग्रेशन है, दैट कम्स आउट टू बी mg अपॉन एल ए वाई। एल डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एल एक्स, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, 0 से एल तक, दैट इज एम जी अपॉन एल ए वाई। एक्स को एल रखा तो एल स्क्वायर बन गया बेटा, यहां पर तो यहां बन गया एल स्क्वायर बाई 2, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2, एल स्क्वायर बाई 2 आ गया, और मेरे पास बेटा चेंज इन लेंथ आ गया है, कितना आ गया,
एम जी बड़ा एक एल बाई टू तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी एल कैंसिल हो जाएगा, एम जी एल अपॉन 2ay। दिस इज योर आंसर। और यही सवाल को करने का सही तरीका है, सही तरीका, बेटर तरीका बेटा यही है, यही तरीका बेटा। कल को कोई मुझसे पूछ ले कि सर ना नीचे वाला जो हाफ पोर्शन है उसकी लेंथ कितनी बड़ी, मतलब पूरी रोड की लेंथ तो एल है, पूरी रोड के जो कैपिटल एल लेंथ थी उसकी रोड की लेंथ कितनी बड़ी, ये बड़ी। कोई मुझसे पूछे सर नीचे वाले हाफ पोर्शन की लेंथ कितनी बड़ी, तो लिमिट चेंज कर दूंगा 0 से एल, सॉरी बेटा l/2 से एल। कोई मुझसे पूछे सर नीचे की जो 1/10 पोर्शन है उसकी लेंथ कितनी बड़ी, तो 9l/10 से एल। बन जाएगा बेटा। कोई भी इस तरह का सवाल पूछेगा, अगर हमें बेसिक से सारे के सारे काम आते हैं बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पर एक बात और सिखाना चाहता हूं, बात थोड़ी सी मैथमेटिकल है। जब कभी आपकी टेंशन मतलब बेटा रोड में टेंशन, जो रोड में टेंशन है अगर वो लीनियरली वेरी कर रही हो, देखो बेटा यहां पर t पर पावर 1 है, x पर पावर 1 है, जब भी आपका ये रीस्टोरिंग फोर्स लीनियरली वेरी कर रहा हो तब आप एक जुगाड़ से भी आंसर निकाल सकते हो। जुगाड़ में क्या करो कि एवरेज टेंशन निकाल लिया करो। ये जुगाड़ सिर्फ कब काम करेगा, जब आपकी टेंशन लीनियरली वेरी कर रही पोजीशन के साथ। अब देखो सबसे नीचे वाले पॉइंट पर टेंशन 0 है, ऊपर वाले पॉइंट पर टेंशन mg है, तो इन दोनों का जो एवरेज है वो आएगा 0 प्लस mg अपॉन 2, दैट इज mg/2। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस होगा टेंशन अपॉन एरिया। टेंशन कौन सी लू, 0 लो या mg लो या इंटीग्रेट करो, बड़ा इंटीग्रेशन से आंसर निकाल रखा है, हम तो जुगाड़ लगा रहे हैं। एवरेज ले लो, टी एवरेज अपॉन एरिया, टोटल चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। ले बेटा मेरे पास आ गया टी एवरेज इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एल इज इक्वल्स टू वाई। यहां से मेरे पास डेल्टा एल की वैल्यू आ गई है वाई ए सॉरी डेल्टा एल की बेटा वैल्यू आ गई, थोड़ी जगह कहाँ लिखे बेटा, नीचे ले देता हूँ। हाँ बेटा यहां बेटा मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूं, मेरे पास आ गया यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू एवरेज टेंशन अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ मेरे पास आ गई है एवरेज टेंशन इंटू एल अपॉन ए वाई। एवरेज टेंशन कितनी है, यहां 0 है, यहां ऊपर mg थी बेटा, कितनी हो जाएगी mg/2। आंसर मेरे पास आ जाएगा mg/2 एल ए वाई। अरे बेटा वही आंसर आपका वापस आ गया बेटा, सॉरी एम बेटा कैपिटल एम यूज कर लेना, ठीक है सर बेटा, मैंने शायद कैपिटल एम दे रखा होगा तो कैपिटल एम यूज करना। आंसर बेटा वापस आ गया कैपिटल mg/l अपॉन 2ay। मैं जानता हूं कि ये एवरेज वाला तरीका सुनकर आपको लग रहा होगा सर ने इंटीग्रेट क्यों किया। अरे भाई सर तो सारी की सारी बात सिखाने के चक्कर में पूरी बातें बोलते हैं। हाँ अक्सर 99% सवाल में तो मान सकते हो कि बेटा टेंशन लीनियरली ही वेरी करती है, तो ये एवरेज वाला तरीका बड़े आराम से काम दे जाता है। कल को अगर मान लो कि टेंशन लीनियरली वेरी नहीं करेगी तो बड़ा उस केस में ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन से ही आंसर आएगा, इस तरीके से आंसर नहीं आएगा। लेकिन जब भी आपका टेंशन जो है वो लीनियरली वेरी कर रहा हो पोजीशन के साथ, तो उस केस में आप बड़े आराम से ऐसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, चलो एक और सवाल और करके दिखाता हूं, मोर और लेस इसी फॉर्मूले पे, इसी कहानी पे। सो बच्चों हमारे पास इस तरह का जुगाड़ है, स्मूथ सरफेस, बड़ा स्मूथ सरफेस, यूनिफॉर्म रॉड,
यूनिफॉर्म रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, यंग्स मॉडुलस y है, मास m है, सारा का सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास m है, y यंग्स मॉडुलस है, मास सारा का सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस रॉड की जो एक्चुअल लेंथ है बेटा वो कैपिटल L है। स्मूथ सरफेस है, इधर से बेटा बांध नहीं रखा है इसको, और मैंने इसको सामने की तरफ किसी F फोर्स से खींचा है। अगर यहां बांध रखा होता तो उधर F लगता, तो यहां भी F लगता, रोड कहीं नहीं जाती। अब तो बेटा रोड भाग लेगी आगे की तरफ, स्टेडी स्टेट नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है, भाग जाएगी रोड आपकी। वो F जो है वो आपका डिफॉर्मिंग फोर्स है, लेकिन अंदर रोड के अंदर हर जगह टेंशन F नहीं आएगा, वेरिएबल आएगा। कोई बात नहीं बेटा। फाइंड एलोंगेशन इन रॉड। रॉड में कितनी एलोंगेशन आएगी बेटा? पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि पूरी रॉड में हर जगह टेंशन F नहीं है। अगर पूरी रॉड में हर जगह टेंशन F ही होता तो फिर हम सवाल वापस से क्यों कर रहे होते? अच्छा, F कब होता? जब आपने यहां से इसको बांध रखा होता, तब आप कहते हैं कि रॉड देखो कहीं नहीं जा रही, तो लेफ्ट का फोर्स होगा राइट का फोर्स, यहां F, तो बीच में हर पॉइंट पर भी F ही आती। अब नहीं आएगी बेटा। सर अब कितनी आएगी? देखो, मैं जानता हूं कि इस रॉड का एक्सेलरेशन है सामने की तरफ, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, कैंसिल, एक्सेलरेशन आ गया है F/m। और रॉड से x डिस्टेंस दूर, यहां टेंशन कितनी होगी निकालते हैं। ले बेटा, इतनी सी जो रॉड है ना, इसकी लेंथ x है, तो इसका मास बेटा ऑब्वियस बात है m/l इंटू एक्स। इधर से तुम खींच रहे हो F से, बाकी रॉड इसको अपनी तरफ खींच रहे किसी न किसी फोर्स T से। ये T तो निकालना है, T ही तो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, अंदर वाला फोर्स, वही तो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और ये रॉड जा रही है सामने की तरफ किसी एक्सेलरेशन A से जिसकी वैल्यू है F/m। पहले तो टेंशन निकाल लो, फिर तो सवाल बन पाएगा मेरे से। F आगे, T पीछे, सामने की तरफ नेट फोर्स आ गया F - T, दैट इज इक्वल्स टू रॉड का मास। रॉड का मास इज m/l इंटू एक्स इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज F/m। हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई है F - Fx/L, दैट कम्स आउट टू बी F1 - x/L। तो किसी भी x डिस्टेंस पर बेटा आपकी टेंशन ये है। अगर मुझे इस एंड पर टेंशन निकालनी है तो x को 0 पुट कर दो, वो तो F ही आ गई, आनी भी चाहिए। F से खींच रहे हो तो टेंशन तो F ही आएगी। जैसे जैसे इधर जाऊंगा x की वैल्यू बढ़ेगी, टेंशन की वैल्यू घटेगी। चलते 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 मगर यहां पहुंच गया तो यहां पर टेंशन कितनी होगी? x को L रख दो, L/L 1 हो गया, 1 - 1 0 हो गया। यहां पर टेंशन आपकी 0 होगी, होनी भी चाहिए थी, फ्री एंड है, टेंशन तो 0 होनी चाहिए। लेकिन ये तो हम लोगों ने टेंशन निकाली है, अभी तो हमसे सवाल थोड़ी हुआ है। सवाल करने के लिए तो बेटा हमें ऑफ कोर्स यंग्स मॉडुलस वगैरह के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो वो कैसे करें? वो करने के लिए ऑब्वियस बात है बेटा, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां से x डिस्टेंस जाकर ऐसे कट लगाना पड़ेगा, कितनी विड्थ का? dx विड्थ का। और फिर मैं कहूंगा कि चलो बच्चों इसकी बात करते हैं। ये आपके पास इतना सा चिन्ना सा, इसकी एक्चुअल लेंथ है dx, यहां पर टेंशन है t, इधर खींच रहे हैं, यहां पर भी लगभग लगभग टेंशन t ही है। सर आप तो कह रहे थे टेंशन वेरी करेगी। हाँ बेटा वेरी करेगी, लेकिन मैंने ये एलिमेंट लिया ही इतना छोटा है कि इसके लेफ्ट में और राइट में मोर और लेस टेंशन सेम मान सकते हैं। जानबूझ के हम लोगों ने एलिमेंट छोटा लिया ही इसलिए कि इधर और इधर टेंशन बराबर मान सको, इधर और इधर स्ट्रेस में बराबर मान सको। और दोनों तरफ ऐसे टी लगने के कारण हम जानते हैं कि इसकी लेंथ जो पहले dx थी वो बढ़कर dx + dl हो जाएगी।
ये डीएल निकालने के लिए क्या हमारे पास कोई रिलेशन है? ऑफ कोर्स है। कौन सा है? यंग्स मॉडुलस। क्या कहता है ये यंग्स मॉडुलस? बेटा मेरे ख्याल से यंग्स मॉडुलस ये कहता है कि यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होगा टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया सवाल के अंदर ए दे रखा है। चेंज इन लेंथ, इस इतने से एलिमेंट की चेंज इन लेंथ है डीएल, एक्चुअल लेंथ है डीएक्स। टी डीएक्स। लो बेटा ये जो छोटी सी लेंथ बड़ी है मैं इसको लिख सकता हूं डीएल इज इक्वल्स टू टी डीएक्स अपॉन ए वाई। ये टी है कितना? अरे ये रहा टी, ये रहा टी। ये टी है मेरे पास एफ 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू डी एक्स अपॉन ए वाई। लेकिन ये जो आपकी लेंथ बढ़ी है ना डीएल, ये पूरी रोड की नहीं बढ़ी है, ये तो सिर्फ और सिर्फ इतने छोटे से एलिमेंट की लेंथ बढ़ी है वो है। अब यहां पर जो हिस्सा होगा उसकी भी लेंथ बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी, इसकी, सबकी छोटी छोटी लेंथ बढ़ेंगी। कितनी कितनी बढ़ेंगी उनको जोड़ दो, उससे पूरी कितनी लेंथ बढ़ी है बड़े आराम से आ जाएगी। तो पूरी की पूरी रॉड की कितनी लेंथ बढ़ी है उसके लिए डेल्टा एल, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, एफ बाहर, ए बाहर, वाई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। एक्स की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक? 0 से एल। वन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से एल। बेटा एल पुट करना, एफ अपॉन ए वाई, एक्स को एल रखा तो एल माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2l, 0 पुट करो सारे 0 जाएंगे। बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया एफ एल अपॉन 2ay। ये हमारा आंसर आ गया। बेटा एक बार देखना, दिख तो रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। हमारे पास बेटा आंसर आ गया एफ एल अपॉन 2ay। कितना प्यारा सा आंसर है। हमने पूरा किया बेटा बढ़िया से, मेहनत से किया अपन ने। लेकिन कोई बच्चा बोलते सर मैं मक्कार हूं, मैं नहीं तुम, है ना? तो कोई बच्चा कहता है मैं मक्कार हूं, से मुझे जुगाड़ से करना है। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो बेटा, आंसर आएगा, वो भी सही, है ना? यही सुनने के लिए तो कान तरस गए थे। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर जुगाड़ से आंसर आएगा, बेटा ऑफ कोर्स जुगाड़ से आएगा। जुगाड़ से आंसर लाने के लिए पहले दिमाग लगाओ कि आखिर हमारा जनरल तरीके से आंसर क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हर जगह टेंशन बराबर नहीं थी। यहां टेंशन एफ थी, यहां टेंशन 0 थी। एवरेज ले लो, सबसे पहले एवरेज टेंशन। बेटा एवरेज टेंशन ऑफ कोर्स होगी एफ बाई 2, और हमारे पास यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस। स्ट्रेस होगा एवरेज टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। एवरेज टेंशन, एवरेज टेंशन बेटा मेरे पास आ गई एफ बाई 2, ए नीचे, चेंज इन लेंथ नीचे, एल ऊपर। अरे बेटा एक्चुअल लेंथ एल नहीं है बेटा, एक्चुअल लेंथ तो कैपिटल एल है। ले बेटा ये डेल्टा एल आ गया मेरे पास। वही आंसर वापस से आ गया। उतनी मेहनत से निकाला तब भी वही आंसर आया, मक्कारी से निकाला तब भी वही आंसर आया। एंड वी नो दैट कि ऑफ कोर्स मक्कारी इज मोर प्रिवलेंट, तो बड़ा ऑफ कोर्स बड़ा मोस्टली बच्चे तो ऐसे ही करेंगे। करो, कोई नुकसान नहीं है, कोई बड़ा नुकसान नहीं है, ठीक है, फायदा ही है, आंसर थोड़ा जल्दी आएगा। बस वो वाला सवाल आपसे नहीं बन पाएगा जिसमें टेंशन जो होगी वो लीनियरली वेरी ना करके डायरेक्टली मतलब एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल, ऐसे अगर कोई टेंशन आई तब बेटा इस तरीके से नहीं आएगा, तब तो ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन से ही आपका आंसर आएगा, है कि नहीं बच्चों? हालांकि वो जो सवाल आएगा ऑफ कोर्स बेटा एडवांस या बेटा ओलंपियाड वगैरह के लेवल का सवाल होगा, वो कोई ऐसे जेईई मेन का सवाल नहीं होगा, ठीक। हालांकि हम वो भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इस वाले सवाल के अंदर भी कोई मुझसे पूछ ले कि सर 0 से लेकर L/2 तक कितनी लेंथ बढ़ी, सिर्फ वो बताओ, सिर्फ उतना बताओ, तो मैं कह दूंगा इंटीग्रेट कर दे 0 से L/2। कोई कहते हैं कि सर L/4 से 3L/4 तक कितनी लेंथ बढ़ी वो बताओ मेरे को, तो थोड़ा इंटीग्रेट कर देना L/4 से 3L/4,
तो हम बड़ा हर बार आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि IIT एडवांस्ड वाले सवाल अगर आएंगे तो बड़ा वो हो सकता है कि हमारे जुगाड़ से ना बने, और उसमें हमें मचानी पड़ सकती है। कैसे मचानी पड़ सकती है तुम लोग सुनो, है ना। मैं पहले बोल देता बड़ा, उसमें पूरी मैकेनिक्स लगती है ना, सर्कुलर मोशन की, सेंटर ऑफ मास की, सारा जुगाड़ लगता है उसके अंदर। सवाल के अंदर यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला तो आसान सा है, मुश्किल क्या होगा, बाकी मैकेनिक्स मुश्किल होगी। तो एक सवाल है मुश्किल है बेटा, पहले बोल देता हूँ, और जुगाड़ से नहीं आएगा। आपके पास बड़ा एक फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस है, और इसके अबाउट बड़ा एक रॉड है ऐसे बड़ा एक रॉड है, M मास की, कैपिटल L लेंथ की, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, यंग्स मॉडुलस Y। यूनिफॉर्म रॉड है बेटा, और इस पूरे रॉड को मैं इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहा हूं। अब आया ना मजा। सवाल वही है कि बताओ कि इस रॉड की लंबाई कितनी बढ़ेगी। बड़ा इस रॉड की लंबाई कितनी बढ़ेगी, ये पूछा हमसे, निकाल लेंगे। यूनिफॉर्म रॉड है, हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर मास है। हमने घुमा दिया। फाइंड एलोंगेशन ऑफ रॉड। बेटा इस यूनिफॉर्म रॉड के अंदर कितनी एलोंगेशन होगी वो निकालते हैं बेटा। हम जानते हैं कि बेटा यहां पर जो टेंशन है वो जीरो है, तो फ्री एंड है। यहां पर टेंशन m ओमेगा स्क्वायर L/2 है। समझदार बच्चे तो समझ गए होंगे कि यहां पर टेंशन ने m ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 क्यों बोला, क्योंकि रॉड का हर पार्टिकल बेटा अलग अलग सेंटर में घूम रहा है, इसलिए टेंशन वेंशन निकालने के लिए हमें सिर्फ सेंटर ऑफ मास देखने की जरूरत है। यहां पर टेंशन जीरो है, यहां पर टेंशन m ओमेगा स्क्वायर L/2 है। यहां से x डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर टेंशन कितनी है ये बताओ, बता देंगे। इस पॉइंट पर लेट से टेंशन T है, तो बाकी हिस्से पर इधर की तरफ लग रहा है T, और ये T आखिर करा क्या रहा है। T जो है इस रॉड को, जिस रॉड की लेंथ L-x है, जिसका सेंटर यहां कहीं है, पूरी रॉड का सेंटर नहीं, इतने हिस्से का सेंटर यहां कहीं है, इस पूरी की पूरी रॉड को ये टेंशन ऐसे घुमा रही है, किसी को कम रेडियस में, किसी को ज्यादा रेडियस में, किसी को और ज्यादा रेडियस में, और सेंटर ऑफ मास को इस रेडियस में। सेंटर ऑफ मास कितने रेडियस में घूम रहा है, इस बाकी बची हुई रोड का सेंटर ऑफ मास कितने रेडियस में घूम रहा है। आप बोलोगे कि सर अगर ये L-x है तो ये L-x/2 है, तो टोटल यहां से यहां तक की लेंथ आ गई है x प्लस L-x/2 L प्लस x/2। ये जो इतनी सी रॉड है, आखिर इसका मास कितना है। इसका मास है m/L इंटू L-x। ये तो समझ गए होंगे यार, L लेंथ का मास है m, तो L-x का है m/L इंटू L-x। इंपॉर्टेंट चीज तो टेंशन निकालना है, बाकी तो बड़ा ठीक है तुम कर लोगे। इस टेंशन के कारण इस रोड के अलग अलग पार्टिकल अलग अलग रेडियस के अंदर घूम रहे हैं। ऑफ कोर्स अलग अलग रेडियस है तो सबका एक्सेलरेशन भी अलग है।
अगर सबका अच्छा बेटा इस पूरे पूरे सवाल में कोई ग्रेविटी वगैरह नहीं है ना बेटा, कोई ग्रेविटी वगैरह कंसिडर नहीं करनी है सवाल के अंदर, गिवन है ठीक है, सिर्फ उससे बड़ा टेंशन ही कंसिडर करनी है। अब अलग अलग रेडियस में घूम रहे हैं तो हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो टेंशन कैसे लिखें, ऐसे लिख लो पूरे सिस्टम पर न्यूटन से लगा दो, टेंशन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सॉरी टेंशन नहीं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस पूरे के पूरे सिस्टम पर एक ही एक्सटर्नल फोर्स है सेंटर की तरफ, कितना T, दैट इज इक्वल्स टू मास, मास बड़ा m नहीं है, इस हिस्से का मास है m अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू इसका एक्सेलरेशन, पूरी रॉड के हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो अलग अलग है, तो किसका लिखूं, सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है ऑफ कोर्स सेंटर की तरफ, और सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है बेटा दैट इज ओमेगा स्क्वायर इनटू द रेडियस इन विच इट इज मूविंग, द रेडियस इज ऑफ कोर्स ये तो हो गया मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज ओमेगा स्क्वायर, और बेटा मैंने लेंथ कैपिटल एल रखी थी, बेटा कैपिटल एल, हाँ बेटा मास कितना m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, एक्सेलरेशन कितना ओमेगा स्क्वायर इंटू बड़ा सेंटर यहां से कितना दूर है, सेंटर दूर है कैपिटल एल प्लस एक्स अपॉन, और टेंशन की मेरे पास वैल्यू आ गई है बेटा, कितनी आ गई है, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टेंशन तो एक्स के साथ वेरी कर रही है, लेकिन इस बार बड़ा टेंशन एक्स के साथ लीनियरली वेरी नहीं कर रही है, बल्कि ये वेरी कर रही है क्वाड्रेटिकली। तो क्या एवरेज वाला फॉर्मूला काम देगा क्या? नहीं है, मतलब एवरेज वाला फॉर्मूला ऐसे काम नहीं देगा कि दिस प्लस दिस अपॉन 2, नहीं ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तो सिर्फ क्या करें, बेसिक से करो यार बेटा, बेसिक से करो। तो कैसे करोगे बेसिक से? बेटा वही कहानी, एक्स डिस्टेंस पे गए, छोटा सा एलिमेंट लिया यहां से लेकर यहां तक, जिसकी विड्थ बेटा कितनी हुई dx, और इसकी कहानी अपने बनाना स्टार्ट कर दी कि अरे भाई इतनी सी रोड थी, जिसकी लेंथ है dx, इधर से टेंशन लगी t, यहां से भी लगभग कितनी लगी t, हालांकि चेंज होगी थोड़ी सी, इसीलिए मैं जानबूझ के छोटा सा लिया। दोनों तरफ से खींचोगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, और इसकी लेंथ बढ़कर जो पहले dx थी वो लेंथ बढ़कर हो जाएगी ऑफ कोर्स dx प्लस dl। आगे के हमें फॉर्मूले आते हैं क्या? अरे हाँ बिल्कुल आते हैं, आगे के हमें फॉर्मूले आते हैं। बताओ कौन से फॉर्मूले आते हैं तुम लोगों को? तुम लोगों को ये आता है कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस, स्ट्रेस इज टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ है dx, चेंज इन लेंथ है dl। मेरे पास आ गया है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू t dx, हाँ बेटा मेरे पास dl आ गया, क्या आ गया dl, t dx अपॉन ay। लेकिन ये चेंज इन लेंथ तो इतने से इससे क्या आई, इसकी भी लेंथ बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी, सबकी कितनी कितनी लेंथ बढ़ी है वो लिख लो और उनको जोड़ दो। जोड़ना ऑब्वियसली मींस इंटीग्रेशन। तो कितनी लेंथ टोटल बढ़ी है ये निकालने के लिए इंटीग्रेशन dl, इंटीग्रेशन ऑफ टेंशन, टेंशन कितनी है m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन ए वाई। एक्स की वैल्यू बड़ा कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल एल। कौन सा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा? आप बोलोगे सर कांस्टेंट बाहर आएगा, m बाहर, ओमेगा स्क्वायर बाहर, 2 टाइम्स एल ए वाई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स की बड़ा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट, 0 से लेके एल तक इंटीग्रेट। एम ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ठीक है, 2 टाइम्स एल ए वाई ठीक है। इंटीग्रेशन बड़ा सीधा कर दूं, एल क्यूब माइनस एल क्यूब बाई 3, बड़ा सीधी लिमिट लगा दी मैंने, वो 2l क्यूब बाई 3 हो गया और मेरे पास आंसर आ गया एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 3ay। बड़ा आंसर आ गया एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 3। बड़ा वो जो एल क्यूब माइनस एल क्यूब बाई 3 वो 2l क्यूब बाई 3 आ गया। बड़ा वो 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आ गया एम ओमेगा स्क्वायर, एक एल बड़ा कैंसिल, एल स्क्वायर अपॉन 3ay। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। बढ़िया आंसर है और क्या। तो वेरिएबल जब भी टेंशन होगी, वेरिएबल जब आपका रीस्टोरिंग फोर्स होगा, उस केस में हम लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है। और जैसे मैंने करके दिखाया कि बेटा अक्सर आपका काम एवरेज से भी चल जाएगा और एवरेज में इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 लिख सकते हो। एक स्पेशल केस ऐसा है जब टेंशन जो है वो लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स ना होके बड़ा फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर या फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब ऐसा कुछ हो, ऐसे केस में आपको ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपकी चेंज इन लेंथ। आई होप बेटा समझ गए होंगे। मैं जानता हूं सवाल बड़ा टफ था, लेकिन सवाल के अंदर ये चीज टफ थोड़ी थी भाई, इस चैप्टर की तो ये चीज है, ये तो आसानी थी। बाकी बेटा ठीक है ऑफ कोर्स है ना, सर्कुलर के कॉन्सेप्ट भी थे और सेंट्रोमास के कॉन्सेप्ट भी थे, तो बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स इसमें थे, है ना, ऐसा कोई इतना भारी काम भी नहीं था। ठीक, चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलिए बच्चों, एक छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं और इस डिस्कशन से तो हमारा काफी सारा काम जो है ना वो कम हो जाएगा। सुनना, हेडिंग लिखना, नेक्स्ट इज एनालॉजी बिटवीन between rod and spring। बड़ा मैं रॉड को है ना, किसी इलास्टिक रॉड को स्प्रिंग से कंपेयर कर रहा हूं और ये कंपैरिजन जो है ना ये हमारे बहुत फायदे की चीज रहेगा। सुनना एक बार, बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ऐसे ये कोई फिक्स्ड सरफेस, ऐसे आपके पास कोई ना कोई रॉड, ऐसी रॉड जिसकी लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, यंग्स मॉडुलस Y। ठीक है, ये रॉड है, हमने इस रॉड पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और इस डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर मैंने इसको सामने की तरफ x खींच लिया, मैंने इसको x खींच लिया। जैसे मैंने इसको x खींच लिया, ऑफ कोर्स पूरी रॉड के अंदर एक टेंशन आ जाएगी, रीस्टोरिंग टेंशन आएगी और रॉड जो होगी वो उस एक्सटर्नल एजेंट को अपनी तरफ खींचेगी किसी न किसी फोर्स T से। यहां पर भी टेंशन बड़ा कितनी आएगी, T, क्योंकि रॉड जो तो फिक्स है तो हर जगह टेंशन आ जाएगी कुछ ना कुछ। इस टेंशन को हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस है ऑफ कोर्स दिस रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्ट्रेन इज ऑफ कोर्स चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। हमारे पास आ गया है यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू TL upon AX and tension can be written as YA upon L into X। अब ये इंटरेस्टिंग हो गया, देखो टेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन है, बिल्कुल वैसे जैसे स्प्रिंग के अंदर होती है। कोई भी स्प्रिंग, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K हो, कोई भी स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K हो, अगर मैं उसको X सामने की तरफ खींचूं, अगर मैं इसके अंदर एक्सटेंशन कर दूं स्प्रिंग के अंदर, तो जैसे ही इस स्प्रिंग के अंदर
अगर मैं x का एक्सटेंशन कर दूंगा तो स्प्रिंग ऑफ कोर्स पुल करेगी किसी न किसी फोर्स से, एंड दैट पुल, दैट रीस्टोरिंग पुल इज ऑफ कोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, एंड दैट इज t इज इक्वल्स टू kx, वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको स्प्रिंग से अगर कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि t इज इक्वल्स टू kx, और मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं इस रॉड को बहुत सारे सवालों के लिए इस रॉड को एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकता हूं, और जिस स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकता हूं उस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट विल बी के। एक्सट्रीमली गुड। बहुत सारे सवालों के अंदर इस तरह की मासलेस रॉड को मैं एक मासलेस स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकता हूं, और जिस स्प्रिंग से मैं रिप्लेस करूंगा दैट स्प्रिंग विल हैव स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा कितना, YA/L। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट कि रॉड कैन बी रिप्लेस्ड by spring, and of course that spring will have spring constant YA/L। और इससे हमारे बहुत सारे काम आसान पड़ जाएंगे बेटा, बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे, बहुत सारा चिल मामला हो जाएगा अपना, बहुत सारी आसान चीज़ हो जाएंगी अपन से, मैं करके भी दिखा दूंगा। बट ये जो हमने कंपैरिजन किया है रॉड का और स्प्रिंग का, इससे हमारे थोड़े बहुत सवाल आसान ही होंगे, टफ नहीं होंगे। ठीक, जैसे कोई मुझसे पूछ ले कि सर ये एक मासलेस रॉड है, यंग्स मॉडुलस Y, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, चेंज इन लेंथ L, ये मासलेस रॉड है, और इस मासलेस रॉड से मैंने एक m मास का ब्लॉक बांध दिया। अब जैसे m मास का ब्लॉक बांध दिया, इस पर mg लगेगा नीचे की तरफ, पहले mg बड़ा होगा और उस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो छोटा होगा, तो पहले बड़ा उस m मास के ब्लॉक की स्पीड बढ़ेगी। कभी ना कभी वो mg और रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि बड़ा रिस्टोरिंग फोर्स तो जैसे जैसे m मास का ब्लॉक नीचे आएगा वैसे वैसे लगातार बढ़ेगा। कभी ना कभी दोनों बराबर होंगे, जब दोनों बराबर होंगे उस टाइम पर इस ब्लॉक की वेलोसिटी होगी सबसे ज्यादा, फिर वो वहां नहीं रुकेगा और आगे जाएगा। जैसे आगे जाएगा, अब आपका रिस्टोरिंग फोर्स बड़ा है, mg छोटा है, तो उसकी स्पीड लगातार घटेगी घटेगी घटेगी, कहीं नहीं जाएगा, उसकी स्पीड क्या जाएगी, जीरो, फिर वापस आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा। तो एक रॉड से अगर मैं m मास का ब्लॉक लगा दूं तो वो m मास का ब्लॉक भी इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में एसएचएम करेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि स्प्रिंग से जोड़ा हुआ जो ब्लॉक है वो ऑफकोर्स ज्यादा एम्पलीट्यूड के एसएचएम करेगा, क्योंकि बड़ा ऑब्वियस बात है कि स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन और कंप्रेशन अच्छे खास हो सकते हैं, और रॉड के अंदर ऐसा नहीं कि हाँ भाई 5 सेंटीमीटर एलोंगेशन हो गया, 10 सेंटीमीटर एलोंगेशन हो गया, लेकिन ऐसे ही बड़ा 0.1 मिलीमीटर, 2.2 मिलीमीटर, इवन 0.5 मिलीमीटर के आसपास के इतने छोटे छोटे एम्पलीट्यूड्स तो हो ही सकते हैं, छोटे छोटे वाइब्रेशंस तो हो ही सकते हैं। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो ऐसा होगा मैं टाइम पीरियड निकालता रहूंगा, मैं तो सीधा बोलूंगा टाइम पीरियड इज t इज इक्वल्स टू 2π√m/k। फिर मेरे बच्चे बोले सर t इज इक्वल टू 2π√m/k तो तब होता था जब यहां पर हम एक स्प्रिंग लगाएं। तो मैं यही तो कह रहा हूं बेटा आप लोगों को कि इस m मास के ब्लॉक के साथ रॉड लगा रखिए, इसके बाद स्प्रिंग लगा दो, और उस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा वो आएगा YA/L। सीधा बोल दो कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस m ब्लॉक विल बी t इज इक्वल्स टू 2π√m/k। बेटा k की वैल्यू कितनी है, YA/L। ये टाइम पीरियड है बेटा, ये टाइम पीरियड है, ये बेटा आपका टाइम। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो सिंपल सी बात है, कोई बहुत हाई फाई बात है नहीं इसके अंदर। जो भी हमारे स्प्रिंग के सवाल हुआ करते हैं वो सारे के सारे स्प्रिंग के सवाल यहां पर रिपीट हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हो गया, और भी तरह तरह की बातें होगी, हम बेटा उन सबको रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर एक बात और बोल दूं, मान लो बेटा जैसे इस सवाल के अंदर मैं ऐसे कह दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह का अरेंजमेंट दे दूं कि ये रॉड है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, यंग्स मॉडुलस Y है, लेंथ L है। शुरुआत में आपकी जो रॉड है वो नेचुरल लेंथ पर है, इसके साथ मैंने एक m मास का ब्लॉक लगा दिया, मैंने एक m मास का ब्लॉक लगा दिया। अभी m मास का जो ब्लॉक है वो इस तरह से एसएचएम करेगा छोटे छोटे एम्पलीट्यूड का। मैं सवाल तुमसे पूछ रहा हूं, फाइंड
एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM and also find maximum speed of block, find एनर्जी ऑफ SHM। बट SHM की एनर्जी बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। यहां से आपने छोड़ा तो आप ऐसा मान लो कि ये रॉड नहीं है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, और स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे, और उसके साथ मैंने ये m मास का ब्लॉक बांध रखा है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, जिसको मैं YA/L लिख सकता हूं। m मास के ब्लॉक को यहां पर छोड़ा तो तुम जानते हो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगी वो यहां से थोड़ी सी नीचे होगी। कब होगी? जब ऑफ कोर्स नीचे की तरफ mg इज इक्वल्स टू ऊपर की तरफ kx, तो x की वैल्यू मेरे पास बड़े आराम से आ जाएगी mg/k। ये यहां से आपने रिलीज किया, इसलिए ये तो एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पर ब्लॉक के पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका एम्पलीट्यूड है। ये जो एम्पलीट्यूड है इसको बड़ा हम बड़े आराम से कह सकते हैं mg/k। और फिर मेरे बच्चे बोलेंगे सर के में तो आंसर आप छोड़ ही नहीं सकते, के को आपको वापस लिखना पड़ेगा। अच्छा बेटा, यही तो मैंने अच्छा काम किया कि मैं तो है ना सारा का सारा कंपेरिजन स्प्रिंग से कर रहा हूं, और के की वैल्यू में बड़े आराम से लिख दूंगा क्या, YA/L। मैं जानता हूं कि y की वैल्यू तो 10⁻10, 10⁻9, 10⁻11 के ऑर्डर में है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है बहुत छोटा आएगा, बट जो भी आएगा वही आएगा। किसी ने मुझसे पूछ लिया कि सर मैक्सिमम स्पीड क्या, अच्छा सॉरी ओमेगा पूछ रखा है। ओमेगा ये तो सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम है तो रॉड मास सिस्टम, लेकिन रॉड को हमने रिप्लेस कर रखा है स्प्रिंग से। मेरे बच्चे बोले सर लोड ही नहीं है अपन को, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई है √k/m। यही तो होती है बड़ा स्प्रिंग मास सिस्टम की। और k की वैल्यू को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं YA/L। m थोड़ा पहले से था, ये ओमेगा आ गया। अगले ही सवाल में मुझसे पूछ रहे कि बताओ ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड तब होगी जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास होगा, और जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास होगा तो उसके पास मैक्सिमम स्पीड होगी, एंड दैट विल बी ऑफ कोर्स ओमेगा इनटू ए। ओमेगा मेरे पास आ गया है √YA/LM इनटू एम्पलीट्यूड। ओ सॉरी, मैंने क्या लिख दिया, बड़ा ए मतलब ये वाला बड़ा एम्पलीट्यूड है, ये वाला ए क्रॉस सेक्शन है। ये एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड मेरे बच्चे है mgl/y। ये जो ए है ना बेटा, ये एम्पलीट्यूड वाला ए है। सर व्हाट इज एनर्जी ऑफ SHM? मुझे लगता है कि बेटा आप लोगों को SHM वाली एनर्जी का फॉर्मूला याद है। SHM की एनर्जी हुआ करती थी, SHM की एनर्जी हुआ करती थी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी ½ इंटू m इंटू वी मैक्स का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ½ इंटू m इंटू वी मैक्स का स्क्वायर। वी मैक्स का स्क्वायर बेटा कितना होगा? YA/LM इंटू m²g²l² अपॉन y²a²। बेटा ये एक y कैंसिल हो जाएगा, एक m कैंसिल, एक l कैंसिल, और मेरे पास बड़ा आंसर आ गया m² g²l m² g²l अपॉन 2y। m² g²l अपॉन 2y, ये हमारा आंसर है, ये हमारी एनर्जी ऑफ SHM। तो मैंने कुछ किया भी या नहीं बेटा, है ना? मैंने तो कोई बहुत इसमें मतलब बेसिक से मैंने बताया नहीं, मैं तो सिर्फ उसे बेसिक से ये बता दिया कि मैं रॉड को स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकता हूं, और जैसे मैंने कहा कि मैं रॉड को स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकता हूं, उसके बाद जितने भी स्प्रिंग वाले सवाल हैं वो सारे सारे रॉड के लिए बन सकते हैं। बस जहां जहां के लिखा था वहां वहां बेटा मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, यंग्स मॉडुलस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू y इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन लेंथ। इससे हमारा काम बन जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी अपन लोगों को ना, हमारा काफी सारा काम बन जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज
बेटा नेक्स्ट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा नेक्स्ट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सुनना बेटा, देखो अगर आपकी स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ बेटा मान लो ये है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। जैसे ही आप स्प्रिंग को किसी प्रकार का कोई एक्सटेंशन दिया करते थे तो उसके पास एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती थी, हाफ इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना, यही कहानी रोड के साथ है। ऐसी रोड जिसका एक एंड बेटा ये फिक्स्ड, ये रोड है बेटा आपकी, यंग्स मॉडुलस ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है, और इस रोड को मैंने ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लगाकर खींचा तो बेटा इसकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़कर बेटा इसकी लेंथ बढ़ गई है x। तो इसके पास भी बेटा कोई ना कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। हम फिर से इंटीग्रेशन वगैरह से आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बेटा वो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा दैट विल बी सिंपली अगेन हाफ के एक्स स्क्वायर। अगेन बेटा इट विल बी y इज इक्वल्स टू हाफ बेटा व्हाट इज k, व्हाट इज k इज हम जानते हैं y a अपॉन l इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप फॉर्मूला याद रखने के मूड में हो तो आप कह सकते हो कि दिस इज द फॉर्मूला। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा रॉड के अंदर दैट इज हाफ इंटू वाई ए बाई एल इंटू एक्स का स्क्वायर। वाई है यंग्स मॉडुलस, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल बेटा एक्चुअल लेंथ और एक्स आ गया आपका उस रॉड के अंदर एक्सटेंशन। हालांकि हम इसके और भी आसान फॉर्मूले बनाएंगे, बट मेरे को ये वाला फॉर्मूला पसंद है। क्यों पसंद हो तो समझ गए, क्योंकि इसके लिए मुझे अलग से कोई चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। हाफ के एक्स स्क्वायर पहले से याद ही है और के की वैल्यू वाई ए बाई एल भी पहले से याद है, तो हमारा काम तो ऐसे बन गया बट हमारा काम तो ऐसे बन गया। वैसे तो ये पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है ना, ये बेकार नहीं है, लेकिन हम और भी इसके फॉर्मूले निकाल सकते हैं। हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज, देखना बेटा, हाफ वाई एक्स बाई एल इंटू ए एक्स। अब सुनना इस बात को, हाफ वाई चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, ये बेटा तेरे पास आ गया स्ट्रेन। सही लिखा मैं? व्हाट इज ए एक्स? सुनना बेटा, ए एक्स क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एक्चुअल लेंथ एल है, लेंथ बड़ी है एक्स। तो इस तार का जो वॉल्यूम बड़ा है, जिसे मैं डेल्टा वी कह सकता हूं, दैट विल बी क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू कितनी लेंथ बड़ी है, लेंथ बड़ी है एक्स। तो आप कह सकते हो कि हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला आ गया, हाफ वाई स्ट्रेन इनटू बड़ा ए एक्स। ए एक्स इज ऑफ कोर्स डेल्टा वी। शब्दों में लिखूं तो हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन इंटू ऑफ कोर्स चेंज इन वॉल्यूम। तार के वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो लिख दो बेटा, ठीक है? वॉल्यूम। अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और भी फॉर्मूले बन सकते हैं, सुनना बेटा, और मैं क्या फॉर्मूला बना सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं u इज इक्वल्स टू हाफ वाई ए इंटू एल एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। बड़ा देखना, मैंने जानबूझ के L से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, और ये देखो क्या हो गया, हाफ वाई ए एल। ए एल क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू रॉड की लेंथ। ये हो गया है रॉड का वॉल्यूम, ये बड़ा रॉड का वॉल्यूम। हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू रॉड का वॉल्यूम इनटू एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज ऑफ कोर्स स्ट्रेन का स्क्वायर। बेटा क्या आएगा? स्ट्रेन का स्क्वायर। मैं ढंग से लिखूं? चलो ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वी। बड़ा वी इज ऑफ कोर्स वॉल्यूम। कई लोग तो बड़ा ऐसे भी करते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी याद रख लेते हैं। कैसे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसका हम नाम भी निकाल देते हैं, यहां लिख दो,
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बेटा कितनी हो गई, हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ये बड़ा हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, डेंसिटी आ गई बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल तो वही। अच्छा बेटा एक बात हो, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, सुना सुना लग रहा होगा, स्ट्रेस, अरे यार बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये हमारा यंग्स मॉडुलस था, तो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। तो मेरे पास एक फॉर्मूला और आ गया कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, बड़ा मेरे पास वो हो गया है स्ट्रेस, फिर भी एक स्ट्रेन तो बची गया, इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। लो एक फॉर्मूला बन गया। मुझे सारे के सारे फॉर्मूलों में अब भी बेटा ये वाला ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये तो वही आ गया ना, इससे हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। बुक्स वगैरह में बेटा मोस्टली ये वाला फॉर्मूला दे रखा होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब तार का जो एक्चुअल वॉल्यूम था शुरुआत वाला, वो वाला। ठीक है बेटा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक फॉर्मूला और आ गया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये बेटा मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आती है। सर ये पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये इतने सारे फॉर्मूले हैं। आपको बड़ा कोई भी जचता हो वो आप याद करो। फिर भी अगर आप मुझसे पूछो कि सर मैं कौन सा याद करूं, तो मैं दो फॉर्मूलों के लिए कहूंगा। एक वो फॉर्मूला जो याद करने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैं रिमेंबर लिख रहा हूं, मुझे तो याद ही है, हाफ के एक्स स्क्वायर और के की जगह वाई अपॉन एल। एक बड़ा याद करना चाहो तो ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हैं। हालांकि बड़ा कोई सा भी याद कर लो, एक ही बात है। दो फॉर्मूले बेटा आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए एक इस बात पे एक सवाल पूछ लेते हैं। बड़ा इस बात पे आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। बड़ा आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, यूनिफॉर्म बड़ा वायर है, मैंने यहां पर एक 10 kg का ब्लॉक टांग रखा है। इस तार का बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इट इज 25 मिलीमीटर स्क्वायर। इस तार का बड़ा यंग्स मॉडुलस जो है इट इज 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी एक्चुअल लेंथ जो है बेटा वो 2 मीटर है। ठीक है, खुद मासलेस है, सिर्फ ये 10 kg का ब्लॉक लगा रखा और कुछ नहीं। ठीक, सारी बातें पूछ लेता हूँ शुरू से लेकर आखिर तक, हाँ सारी बातें पूछ लेता हूँ। फाइंड स्ट्रेस strain change in length and elastic potential energy stored। बड़ा कितनी पोटेंशियल स्टोर्ड हो, सब कर देंगे। सबसे पहले बेटा ये मेरे पास m मास का ब्लॉक है। ठीक है, नीचे की तरफ mg लगेगा तो पूरे तार में टेंशन mg, तार का तो मास ही नहीं ना, तो स्ट्रेस तो आ गया मेरे पास बेटा, ऑफ कोर्स टेंशन अपॉन एरिया दैट इज mg बाई a। mg की वैल्यू बेटा 100, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 25 मिलीमीटर स्क्वायर दैट इज 10⁻⁻6। I think that is 4 इंटू 10⁻6 ऊपर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेस तो हो गया, स्ट्रेन
स्ट्रेन इज ऑफ कोर्स बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज यंग्स मॉडुलस, सो स्ट्रेन इज स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस इज ऑब्वियसली mg अपॉन a, उसको y से डिवाइड कर दो। स्ट्रेस हम निकाल चुके हैं, दैट इज 4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन y, y है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻5, ऑफ कोर्स यूनिट लेस डायमेंशन लेस। स्ट्रेन ठीक है, मुझसे पूछा चेंज इन लेंथ। स्ट्रेन इज ऑब्वियसली चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, सो चेंज इन लेंथ कम्स आउट, y ऊपर गया तो मेरे पास आ गया mgl अपॉन ay, या फिर 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू लेंथ गई ऊपर, लेंथ कितनी बेटा 2 मीटर, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। इतनी सी लेंथ बड़ी, छोटी सी लेंथ बड़ी, 40 माइक्रोमीटर के आसपास की बेटा लेंथ बड़ी है, बस इतनी सी लेंथ बड़ी बेटा। यंग्स मॉडुलस इतना ज्यादा था बेटा कि बहुत ज्यादा लेंथ तो उसने चेंज होने दी ही नहीं। लास्ट क्या बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या फॉर्मूला इसका है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बहुत सारे थे, आपने कोई सा तो याद किया होगा, हाफ इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस हो गया mg अपॉन a इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन हो गया mg अपॉन ay, बड़ा स्ट्रेन हो गया mg अपॉन ay। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम मिल बड़ा ऑफ कोर्स a इंटू एल, एक a से a कैंसिल। तो अगर फॉर्मूला, अगर वेरिएबल्स में देखें तो मेरे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है m²g² L अपॉन 2ay। ये है ना बेटा m²g² L अपॉन 2ay। और अगर बेटा वैसे वैल्यूज निकालना चाहे तो बेटा वैल्यूज कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस बेटा हमने निकाली थी 4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन हमने निकाली है 2 इंटू 10⁻⁻5, कोई यूनिट नहीं, इंटू एक्चुअल वॉल्यूम। इस तार का वॉल्यूम कितना है बेटा, इस तार का वॉल्यूम है 2 मीटर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया 25 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर इसका और मीटर इसका, तो मीटर क्यूब हो गया। ये 25 को मैंने पहले मिलीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, फिर 1 मीटर पहले से 2 के साथ था। मीटर स्क्वायर कैंसिल, 1 मीटर बच जाएगा। 10⁻6 10⁻⁻6 बड़ा क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है ना, 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। 25 इंटू 4 बड़ा कितना हो गया, 100 बड़ा इससे कैंसिल हुआ तो 10⁻⁻3 बेटा मेरे ख्याल से आ गया आंसर 2 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन इंटू मीटर। बेटा न्यूटन इंटू मीटर इज ऑफ कोर्स जूल्स। बेटा कैलकुलेशन एक बार आप ऐसे चेक कर लेना, बेटा कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक करना, ये अपना आंसर है। तो बेटा हमसे पूछे कि क्या कितनी एनर्जी होगी, बेटा दिस विल बी द एनर्जी। आंसर बेटा फिर से चेक करना, ठीक। फंडा बेटा तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा एक बात हो, जैसे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पढ़ी थी ना बेटा, वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड भी हो सकती हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सवाल के थ्रू समझाता हूँ, सवाल के थ्रू समझाता हूँ तुम लोगों को। जैसे मान लो कि बेटा सवाल कुछ ऐसा है, ये फिक्स्ड रॉड, सॉरी बेटा सीलिंग, ये एक तार है, ये बड़ा एक तार है, ये दूसरा तार है, ठीक है। इसका यंग्स मॉडुलस है y1, क्रॉस सेक्शनल एरिया a1, लेंथ l1। इस तार का यंग्स मॉडुलस a2, क्रॉस सेक्शनल एरिया a2, लेंथ l2। और इनके साथ मैंने एक m मास का ब्लॉक बांध दिया।
अब ये एम मास का जो ब्लॉक है ना, ये बड़ा हल्के हल्के ऑसिलेशंस कर रहा है, हल्के हल्के ऐसे ऑसिलेशंस कर रहा है, छोटे छोटे। एम मास का ब्लॉक है, छोटे छोटे ऑसिलेशंस कर रहा है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ब्लॉक। बड़ा ब्लॉक के ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड निकालो। कोई लोड ही नहीं पड़ा इसमें, तो बहुत आसान है। तुम तो भूल जाओ कि बेटा यहां पर कोई दो रोड वोड लगी हुई है। ये आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1। ये एक दूसरी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, और मैंने एक एम मास का ब्लॉक लगा रखा है। K1 की वैल्यू जानता हूं। बड़ा याद हो गया इस तरह से मैंने कैसे निकाली थी बेटा। हम बड़ा K1 K2 हम लोग पहले से याद करके बैठे हैं यार। बेटा हमने K की बड़ा वैल्यू याद कर रखी है Y1 L1, सॉरी बेटा Y1 A1 अपॉन L1। K2 की वैल्यू बेटा अपन ने याद कर रखी है Y2 A2 अपॉन L2। और ये वाला जो ब्लॉक है इस तरह की दो स्प्रिंग से लगा पड़ा है यार। ये दो स्प्रिंग्स, अरे कौन से तो सीरीज में है बड़ा। अगर ये सीरीज में अगर दो स्प्रिंग्स हैं तो आप कह सकते हो कि इनका हम एक K इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। सीरीज में तो ये दो स्प्रिंग जो सीरीज में है इनका K इक्विवेलेंट का कोई फॉर्मूला होता है क्या? आप लोग कहां से? बिल्कुल होता है। दो स्प्रिंग का K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। और अगर कोई मुझसे पूछेगा इस एम मास के ब्लॉक के ऑसिलेशन का क्या टाइम पीरियड होगा, दैट विल बी T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट M अपॉन K इक्विवेलेंट। That is T is equals to 2 pi root M upon K equivalent. But what is K equivalent? K equivalent is K1 K2 upon K1 plus K2. सर K1 K2 कहां से लिखूं? वो रखे पड़े, लिख दे। That is T is equals to 2 pi root of M K1 plus K2। मेरे पास आ गया Y1 A1 upon L1 plus Y2 A2 upon L2 डिवाइडेड बाई बेटा Y1 A1 अपॉन L1 मल्टीप्लाइड बाई Y2 A2 अपॉन L2। ये टाइम पीरियड का आंसर। हमने कुछ खास सोचा ही नहीं बेटा, हमने तो सिर्फ और सिर्फ हमने जो एनालॉजी याद कर रखी थी उससे कंपेयर कर लिया। यार इन दोनों रोड्स को मैं इस तरह से स्प्रिंग से कंपेयर करता हूँ, स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकता हूँ। या दोनों स्प्रिंग कैसे हैं? सीरीज में है। इस तरह की सीरीज में अगर कोई स्प्रिंग्स होती हैं तो उनके कोई फॉर्मूला वॉर्मूला है क्या? आप लोग हाँ से बिल्कुल है। इस तरह के स्प्रिंग्स अगर सीरीज में होंगे तो फॉर्मूला है 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K इक्विवेलेंट। दैट्स इट, डन। आगे चले। जैसे एक और पूछ लेता हूं। बड़ा मान लो कि इस तरह का अरेंजमेंट दे रखा आपको। ये बड़ा मेरे पास कोई एम मास का ब्लॉक है, ये एक तार, ये एक तार। क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 यंग्स मॉडुलस Y1 लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 यंग्स मॉडुलस A2 लेंथ इसकी L। लेंथ थोड़ा बराबर होनी जरूरी थी। और ये एम मास का ब्लॉक टांग रखा है ऐसे। ये एम मास के ब्लॉक को बड़ा हल्का सा यूं पकड़ के छोड़ दिया। ये यूं छोटे छोटे ऑसिलेशन कर रहा है। स्प्रिंग की तरह बड़े बड़े ऑसिलेशन तो नहीं कर रहा है, लेकिन छोटे छोटे ऑसिलेशन कर रहा है। उन छोटे छोटे स्मॉल ऑसिलेशंस का कोई मुझसे पूछ ले कि टाइम पीरियड क्या होगा, हम निकाल लेंगे। हम कहेंगे देखो हम पंगे नहीं ले रहे, हम पूरा सोल्व नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ इतना सा काम कर रहे हैं कि इन दोनों रोड्स की बजाय मैं इस तरह की दो स्प्रिंग्स लगा रहा हूं। मैं क्यों लूट लूं बेटा? इस स्प्रिंग का कांस्टेंट K1, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2, एंड बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स सो Y2 A2 अपॉन L2। बेटा दिस विल बी ऑब्वियसली Y1 A1 अपॉन L1। सॉरी बेटा L तो बराबर ही है। और ये जो स्प्रिंग्स हैं दीज आर इन पैरेलल। बट आई रियली होप कि आपको याद होगा कि इनका K इक्विवेलेंट कैसे निकलता था। इनका K इक्विवेलेंट सिंपली निकलता था K1 प्लस K2। और मेरे बच्चे बोले सर टाइम पीरियड, सर सीधी सी बात है T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट M अपॉन K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट K equivalent is Y1 A1 upon L plus Y2 A2 upon L. This is the time period.
तो हमने कितना आसान काम कर लिया यार, हमने मचा दी इसका, इस चक्कर में हमने तो बढ़िया काम कर दिया, बढ़िया जुगाड़ कर दिया कि हमने कहा कि यार इस तरह के रोड के कोई कॉम्प्लेक्स सवाल आएंगे तो हम वापस दिमाग नहीं लगाने वाले। हम तो ये कहने वाले हैं कि इन रोड को हम स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, और जितने हमने स्प्रिंग के अंदर सवाल किए थे वो सारे सवाल हम वापस से कर सकते हैं। अब स्प्रिंग में हमने खूब टफ टफ सवाल किए थे, वो भी हम वैसे आप से आ सकते हैं और बड़े आराम से कर सकते हैं, बड़े आराम से काम बन सकता है। तो हमारा काम तो आसान ही हुआ, इस तरह की जो एनालॉजी थी बेटा उससे हमारा काम तो आसान ही हुआ, टफ थोड़ी। चलिए अगली क्लास में और देखते हैं, एक क्लास का और बचा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। वैसे हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स तो बड़ा कर लिए थे, और ख़ास तौर से यंग्स मॉडुलस के हमने खूब अच्छे खासे बढ़िया वाले न्यूमेरिकल कर लिए। एंड मैंने थोड़े टफर साइड के सवाल भी कराए, लेकिन टफर साइड के जो सवाल थे बेटा उनमें मैकेनिक्स टफ थी। ऑफ कोर्स यंग्स मॉडुलस लगाना मुश्किल नहीं था, है ना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सुनिए बेटा,